हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको ओल्ड प्रश्न पत्र यानी पुराने पेपर जो कि हल करवाए जाते हैं, जिसमें राजस्थान जीके कंप्लीट होता है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया पेपर जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था, जिसका सब्जेक्ट है जीके और एग्रोमोनी। ठीक है, तो ये 2022 में पेपर हुआ था। तो इसमें जो राजस्थान जीके के जो टॉप क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये हिंदी हो गया आपका, ये इंग्लिश हो गया। तो देखो मैं हिंदी वाला कर देता हूँ इधर आपको, जो कि दिखने में आसानी हो। ठीक है, दोनों को हिंदी इंग्लिश दोनों ले लेते। ये लो, ये हो गया आपका सेट। ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो अपन कोपेन के वर्गीकरण को देख लेते सबसे पहले। ये कोपेन, ये राजस्थान हो गया अपना, पतंगाकार आकृति होगी। यह आकृति जो किसने दी थी, टीएच हेडले ने। ठीक है, किसने बताया था कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है? टीएच हेडले ने बताया था। ठीक है, तो ये अपना शुष्क रेतीला में मरुस्थल हो गया। ये अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश मरुस्थल वाला भाग, ये पास में अरावली निकल गई। ये आपका माउंट आबू हो गया। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। यह अपना झालावाड़ हो गया। ये अपना पूर्वी मैदान हो गया। तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसको आधार किसको माना? तो ये आपको याद रखना, वनस्पति को आधार माना। किसको माना भाई? वनस्पति को आधार माना है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा यहाँ जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार BWHW, क्लियर हो गया, जिसमें अपना जैसलमेर पूरा जाता है। फिर जैसलमेर के अलावा अपना कुछ बीकानेर भी हो जाएगा और गंगानगर का हिस्सा भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ जोधपुर का पार्ट भी इसमें शामिल है। फिर जो अर्ध शुष्क प्रदेश है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो BSHW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो अर्ध शुष्क में पाई जाती है। चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर का पश्चिमी भाग, लगभग पूरा जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, जालोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर BSHW पाई जाती है। इसके अलावा मैं AW प्रकार की जलवायु बात कर लूँ तो झालावाड़ हो गया अपना, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, इधर सिरोही हो गया आपका सॉरी गाइस। तो यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बचा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में जो जलवायु पाई जाती है वो CWG पाई जाती है। कौन सी? CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ मैं आपको मैप से कि आपको कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। ये अपनी होगी BWHW, यहाँ पर आपकी हो जाएगी BSHW, और ये माउंट आबू, सिरोही, बांसवाड़ा और इधर झालावाड़ और हाड़ौती का पट्टा का थोड़ा सा सही AW में आ जाएगा। पूर्वी मैदान में CWG प्रकार की जलवायु हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये तथ्य आपको बताना है। तो देख लेते कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। संत रामचरण जी शाहपुरा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन संत रामदास जी सिंहंतल, संत दरियाव जी रेवासा और संत दास जी खेड़ापा। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं, संत दरियाव जी जो है ना, संत दरियाव जी का संबंध रेवासा से नहीं है। ठीक है, ये रेवासा तो सीकर में पड़ता है, जबकि संत इनकी जो शाखा है ना वो रैण के अंदर है। कहाँ है? रैण के अंदर इनकी शाखा, प्रमुख शाखा कहाँ भाई? रैण के अंदर है। तो ये तथ्य आपको याद रखना, रैण। ठीक है, दरियाव जी की जो शाखा है वो रैण के अंदर है। ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। तो इस रामसनेही संप्रदाय की बात कर लूँ तो ये रामसनेही जो वैष्णव मत के निर्गुण भक्ति उपासक की विचारधारा वाली शाखा है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रमुख इस संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वो रामानंद जी ने करी थी। ठीक है, और इस संप्रदाय के जो साधु लोग होते हैं वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी मूछें नहीं रखते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रधान पीठ है आपके सामने रामचरण जी की, जो कि प्रधान पीठ है का शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ये तो सबने बताया होगा कि आपकी जो है जो इसकी प्रधान पीठ है, लेकिन प्राचीन पीठ का देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्राचीन पीठ अगर पूछ ले आपको तो प्राचीन पीठ इसकी बांसवाड़ा में थी। कहाँ थी? बांसवाड़ा के अंदर थी। ये तथ्य भी एग्जाम में बन सकता। इसके अलावा इसकी 4 शाखाएं आप जानती हो, जैसा कि शाहपुरा वाली रामचरण जी की होगी, इनके संस्थापक। ठीक है, और खेड़ापा के अपने रामदास जी हो गए, और सिंहतल के हरिराम दास जी हो गए, रैण नागौर के अपने दरियाव जी हो गए। तो इसके अलावा मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे संप्रदाय जो आपने पहले नहीं देखे हो, जैसे राजा राम संप्रदाय की बात करते हैं राजस्थान में अपन। कौन सा संप्रदाय?
राजा राम संप्रदाय। राजा राम संप्रदाय के जो संस्थापक राजा, इसकी प्रधान पीठ जरूर याद रखनी है आपको। राजा राम संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है शिकारपुरा जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? शिकारपुरा जोधपुर के अंदर। राजा राम संप्रदाय की प्रधान पीठ का शिकारपुरा जोधपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संप्रदाय। मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा राजा राम जी भी पर्यावरण प्रेमी थे भाई। जिस तरह जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, इसी तरह ये भी पर्यावरण प्रेमी थे। इसके अलावा मैं अगली बात कर लूँ तो अगली बात जो है नवल संप्रदाय की बात कर लेते हैं। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है जोधपुर के अंदर है भाई। इसके संस्थापक नवल दास जी है। प्रधान पीठ का इसकी जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसका जो लोकप्रिय हुआ था ये जोधपुर के आसपास के इलाके या नागौर के आसपास के इलाके में ये लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा अलखिया संप्रदाय की बात कर ले अपन। अलखिया संप्रदाय की मैं बात कर लूँ तो इसके जो संस्थापक है वो स्वामी लालगिरी थे। कौन थे? स्वामी लालगिरी। इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में। कहाँ है? प्रधान पीठ बीकानेर में। इसके अलावा निरंजनी संप्रदाय की बात कर लूँ मैं। निरंजनी संप्रदाय की बात कर लूँ तो इसके संस्थापक श्री हरिदास जी थे। जन्म इनका कापड़ोद नागौर में, जबकि प्रधान पीठ जो है इनकी घाटा नागौर में थी। कहाँ थी? घाटा नागौर के अंदर। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये घास के मैदान पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित हैं। ये पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करना। इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया। इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका थर्ड का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब तो देखो कुछ बात कर ही लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब आप समझ गए होंगे गोडाउन की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? गोडाउन की बात हो रही। तो गोडाउन की कुछ चर्चा अपन कर ही लेते हैं, ठीक है। गोडाउन की मैं बात शुरू करता हूँ। तो देखो सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको। गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये सबसे पहले आपको याद रखना। क्या है भाई? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। नाइग्रीसेप्स, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके अलावा मैं बता देता हूँ तो ये कहाँ पाया जाता है? एक तो मरु उद्यान जैसलमेर में, एक सोरसेन बारा में, एक अजमेर के सोखलिया में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना। अगर आपको ये पूछ ले कि गोडाउन की शरण स्थली क्या है तो आप बिल्कुल बताओगे। गोडाउन की जो शरण स्थली है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में पड़ता है, तो वो गोडाउन की शरण स्थली कहलाता है। और ये घास के अंदर रहने वाले पक्षी है और ये सबसे ज़्यादा शर्मीला पक्षी है। और ये सेवन घास इसकी प्रमुख घास है भाई। सेवन घास को खाता है। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो 1981 में से राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, हुकना के नाम से भी जाना जाता है, गुराइनियन के नाम से भी जाना जाता है और शर्मीले पक्षी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले तथ्य की इम्पोर्टेंट तथ्य की बात कर लें कि जो ये किसने चलाया था? केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट था ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस विशाल पक्षी को बचाने के लिए जब राजस्थान सरकार ने 2013 में जून गोडाउन संरक्षण के लिए 12 करोड़ 90 लाख यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो इसमें कुल कितने पैसों की लागत थी, ये तथ्य आपको याद रखना। 12 करोड़ और 90 लाख की लागत थी, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का जो विज्ञापन था ना, मेरी उड़ान ना रोकें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की जो थीम थी, ठीक है, क्या थी? मेरी उड़ान ना रोकें, ठीक है। यानी गोडाउन, आजकल क्या गोडाउन को लोग मतलब एक गलत धारणा के चक्कर में उनका मांस खा रहे हैं कि भाई उनके मांस खाने से कि भी शरीर में ताकत आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गोडाउन हमारा राज्य पक्षी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गोडाउन को बचाएं, ठीक है। गोडाउन की प्रजाति को आगे बढ़ाएं, ना कि इसे ख़त्म करें।
और इसके तथ्य की अपन बात कर लेते हैं तो देखो, इसके शरीर का रंग जो होता है भूरा होता है, इसके पंख काले होते हैं, ठीक है, और इसके शरीर पर भूरे और स्लेटी निशान होते हैं, ठीक है। गोडाउन की ऊंचाई की बात कर ले तो इसकी ऊंचाई 1 मीटर होती है। गोडाउन की ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर गोडाउन की ऊंचाई होती है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। नर गोडाउन की लंबाई की बात कर ले तो 110 से 120 सेंटीमीटर होती है। इनके वजन की बात कर 8 से 15 किलो, कितना वजन होता है? 8 से 15 केजी वजन होता है। 8 से 15 केजी वजन इसमें होता है। आगे बात कर लेते हैं अपन। तो नर गोडाउन में जीभ बिल्कुल नीचे एक सुविकसित गले की थैली होती है, ठीक है, जो कि माताओं में आकर्षित करने के लिए मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करती है। इसमें भी आपको याद रखना। नर गोडाउन गहरे रेतीले बादामी रंग का होता है, ठीक है, और प्रजनन काल में इनके सीने में काली पट्टी बन जाती है। इससे आप पहचान कर सकते हो ये कौन सा है, ये मादा गोडाउन है, ठीक है। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये गोडाउन संबंधित जितने तथ्य थे ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में बनने वाले इम्पोर्टेंट तथ्य जो होते हैं उसमें सारे तथ्य आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आगामी एग्ज़ाम जो भी है उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो, मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। भूगोल वेताओं के अनुसार ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रैटर झील है। राजस्थान में एक ही क्रैटर झील है। ये भी भूगोल वेताओं के अनुसार क्रैटर झील जो है वो नक्की झील को क्रैटर झील के नाम से जाना जाता है। दूसरी एक और मान्यता की पौराणिक मान्यता के अनुसार यह कहते हैं कि इस झील का जो निर्माण है ना, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया है। इसके अलावा एक और गाथा यह है कि रसिया बालम अपने प्रेमिका के लिए इस झील को निर्माण करवाया था, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो नक्की झील है, ठीक है, आपको याद रखना। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। और सबसे नीची झील की बात कर लूँ तो तलवाड़ा झील है। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ में पड़ती है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है और नक्की झील सबसे ऊंची झील है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ, अगले तथ्य की बात कर लूँ तो नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। भी सबसे गहरी झील भी आपको पूछ ली जाओ तो नक्की झील है। कितने फीट है? भी 80 फीट है। कितने फीट है? 80 फीट गहरी है। और नक्की झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा ब्रिटिश काल में जो राजस्थान के एजीजी का जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय होता था वो भी नक्की झील के किनारे था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस झील में के पास ही एक तो टोड रॉक बनी हुई है, एक नन रॉक बनी हुई है, ठीक है। टोड रॉक मेंढक के आकृति वाली चट्टान है। नन रॉक की बात कर ले तो बेल के आकृति वाली चट्टान है। और एक नन रॉक जो है घूंघट, एक नंद रॉक मैंने बताया जो बेल के आकृति की, एक नन रॉक जो घूंघट निकाले स्त्री के समान प्रतीत होती है। टोड रॉक, नंद रॉक और नन रॉक 3 चट्टान हो गई, ठीक है। टोड रॉक अपने मेंढक की आकृति की होगी, नंद रॉक बेल की आकृति की होगी और नन रॉक जो घूंघट लिए स्त्री के समान प्रतीत होने वाली चट्टान हो गई। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हाथी गुफा, चंपा गुफा भी स्थित है, ठीक है। हाथी गुफा और चंपा गुफा का भी नक्की झील के बिल्कुल किनारे स्थित है ये दोनों गुफाएं। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है कौन सा है। तो देखते हैं कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है ना वो कौन सा आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है बिल्कुल अपन देखते हैं। जयपुर, झुंझुनू, जालोर और बाड़मेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जालोर है। जालोर है। और जालोर का जो कितना प्रतिशत है? 38.5%। कितना भी 38.5% है केवल। महिला की साक्षरता दर कितनी जालोर में? 38.5 है। देखो मैं सारे जिलों की एक बार बात कर ही लेता हूँ, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की बात कर लो तो सबसे ज़्यादा कोटा है। कोटा की कितनी है आपको याद रखना है। कोटा की जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर 65.9 है, ठीक है। ये आपको याद रखना कितनी है? 65.9। उसकी जबकि दूसरे नंबर पर जो आता है सर्वाधिक महिला साक्षरता में जयपुर आता है। जयपुर की साक्षरता दर कितनी है? तो 64.64%, ठीक है। कितनी है भाई? 64%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम प्रतिशत की बात कर लें तो न्यूनतम प्रतिशत में जालोर मैंने आपको बताया था 38.5%। कितना? जालोर की साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर 38.5। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की। और सबकी महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कोटा है, आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ दूसरे नंबर पर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सिरोही है। कौन सा है? सिरोही।
सिरोही की कितनी है, तो सिरोही की 39.7, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और तीसरा जिला जैसलमेर है, जैसलमेर की भी 39.7 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात कर ले अपन, तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है भाई। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता का है झुंझुनू की, कितनी है, 86.9%। आपको याद रखना, पहला जिले का था आंकड़ा भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए झुंझुनू की आपको याद रखनी 86.9। दूसरा जो है कोटा, कोटा के कितने 86.3 है, ये भी आपको याद रखना, लगभग बराबर है। और जबकि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात कर ले तो प्रतापगढ़ की है भाई, कितनी है, प्रतापगढ़ की है कितनी है 69.5, 69.5, ठीक है। और दूसरा सबसे न्यूनतम जो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की भी 69.5 ही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तथ्य मैंने आपको बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य थे, जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा साक्षरता दर पढ़ रहे अपन, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो साक्षरता देखो, राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता कितनी है, तो 66.1 है, 66.1 है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और शहरी साक्षरता कितनी है, ये इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है, शहरी साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 79.7 है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और ग्रामीण साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 61.4 है, ठीक है। ऑल ओवर साक्षरता की अपन बात कर चुके हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम साक्षर जिला जो है जालोर है भाई। कोटा की कितनी साक्षरता दर है, तो 76.6 है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और जालोर की साक्षरता दर कितना है, ऑल ओवर साक्षरता, महिला साक्षरता बता चुका मैं पहले से, अब बता रहा हूँ ऑल ओवर 54.9 साक्षरता दर है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सारे तथ्य मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर रियासत में पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो देखते इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल किस शासक ने बनाया था, मान सिंह, जगत सिंह, राम सिंह और प्रताप सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर, मान सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, मान सिंह ने, मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये तथ्य आपको याद रखना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं, जयपुर रियासत से जो रिलेटेड है सारे तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सब तथ्यों की अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले जयपुर रियासत में अपन बात करते हैं किसकी, कि जयपुर रियासत की जो स्थापना दिवस है, जयपुर रियासत की जो स्थापना दिवस है उसके बारे में अपन बात करते हैं। आमेर के अंदर जयपुर में जो कच्छावा राजवंश था, इनकी कुल देवी की बात कर ले तो कौन सी कुल देवी है, जमुआई माता। कौन सी कुल देवी है, जमुआई माता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया। और इनका जो रंग है ना, वो रंग जो झंडा पंचरंग की ध्वजा, इसमें कलर कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक तो नीला कलर, एक पीला कलर, एक नीला हो गया, एक पीला हो गया, एक लाल हो गया, हरा हो गया, सफ़ेद हो गया। वापस से बता रहा हूँ मैं, नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद, ठीक है। और इनका राज्य वाक्य क्या है, यतो धर्म स्तुतो जय, यतो धर्म स्तुतो जय, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कच्छावा वंश की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी, दूल्हे राय ने डाली थी। किसने डाली थी, दूल्हे राय ने, ये भी आपको याद रखना है। दूल्हे राय, ये इनको धोला राय भी कहा जाता है, ठीक है, धोला राय भी कहा जाता है, और तेजकरण के नाम से भी ना जाता था। इनका जो संबंध था वो बिल्कुल ग्वालियर के नरवर से था भाई। कहाँ से था, ग्वालियर के नरवर से था, ठीक है, ये आपको याद रखना। कहाँ से था भाई, ग्वालियर के नरहर से था, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और 1137 से मैं बात कर लूँ आगे की और बात कर लूँ आगे क्या तथ्य है, तो 1137 के अंदर रामगढ़ के जो मीणा है उनको पराजित करके फिर कच्छावा वंश की नींव डाली गई थी। और दूल्हे राय को कच्छावा राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ, जो कि कच्छावा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, दूल्हे राय को। और इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो राजधानी बनाई थी दौसा को बनाया था। किससे बनाया था भाई, दौसा को बनाया था, ठीक है, दौसा को बनाया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि चंबल नदी जानी जाती है। उत्खात बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल नदी जानी जाती है। चंबल नदी के कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसका चंबल नदी का उद्गम स्थल मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जानापाव की जो पहाड़ी है ना, जानापाव की जो पहाड़ी, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, जानापाव की पहाड़ी विंध्य श्रेणी के जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो कुल लंबाई 965 किलोमीटर। कितनी है भी 965 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है, तो लगभग 370 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बनने वाला है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल जो राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो
कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में जो प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा इसके अपवास यंत्र की बात कर ले तो 19,500 किलोमीटर में फैला हुआ, ये तथ्य भी आपको याद रखना। इसका जो मुहाना है, मुहाना यानी जहाँ दूसरी नदी में मिलती है, वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और बहाव क्षेत्र की बात कर ले तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, ठीक है, आपको याद रखना। सबसे पहले चित्तौड़, फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा बूंदी की सीमा बना के सवाईमाधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, धौलपुर के बाद ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इसके दाई तरफ मिलने वाली जो नदियाँ है ना, इसके दाई तरफ जो नदियाँ मिलती है, एक तो पार्वती मिलती है, काली सिंध मिलती है, एक शिप्रा मिलती है। पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। जबकि बाई तरफ से जो नदियाँ मिलती है, एक तो बनास, एक मैच, बनास और मैच, बनास और मैच। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, ठीक है। और इस पर त्रिवेणी संगम भी बनता है। कहाँ बनता है? सवाईमाधोपुर में बनता है। रामेश्वर नामक स्थान पर सवाईमाधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है त्रिवेणी संगम में? एक तो आपकी चंबल होगी, ठीक है, चंबल होगी। चंबल के अलावा अपनी एक बनास नदी होगी, बनास के अलावा एक अपनी सीप नदी होगी। चंबल, बनास और सीप नदी है, तीनों नदी त्रिवेणी संगम बनाती है सवाईमाधोपुर रामेश्वर में। इसके अलावा इस नदी पर 4 बांध बने हुए, कौन कौन से? गांधी सागर, जवाहर सागर, प्रताप सागर और कोटा सागर, ठीक है। इनका क्रम आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि भाई उद्गम से मुहाने तक इनको सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहला जो है गांधी सागर, गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज सागर। तो इस तरह से ये इनका निर्माण क्रम है जो नदी पे बने। और सबसे पहले कौन से बांध का निर्माण हुआ था आपको याद रखना। सबसे पहले जो बांध का निर्माण हुआ था वो कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ था, ठीक है। इन चारों बांधों में सबसे पहले जो बांध हुआ था वो कोटा बैराज। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। कांठल भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और छप्पन का मैदान भी है, बिल्कुल सही है। देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही। थली का जो संबंध है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थली नहीं पड़ता अभी। थली तो उत्तरी राजस्थान में जो झुंझुनू, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू और गंगानगर का जो पार्ट है उसे थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसमें पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू का कुछ पार्ट आता है। तो कुछ बात कर ही लेते हैं अपन, जैसे कि राजस्थान में मत्स्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर आ जाता है। गिरवा किसे कहा जाता है? उदयपुर का जो पहाड़ी भाग है उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। भौमट किसे कहते हैं? तो उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही का जो भाग होता है उसे भौमट के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान अभी भी आया था, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो मध्य का भूभाग है उसे छप्पन के नाम से जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ी सिवाना, बाड़मेर में पड़ती। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के नाम से जाना जाता था। ऊपरमाल बिजोलिया के भीलवाड़ा, बिजोलिया से बसरोडगढ़, चित्तौड़ तक फैला हुआ। नहड़ क्षेत्र सांचौर कहलाता है। गोडवाड़ क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर और जालोर। मालानी क्षेत्र बाड़मेर को कहते थे। देवड़ावाड़ी सिरोही में। और चराई भादरजून को प्राचीन नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा खेराड़, जहाजपुरा और भीलवाड़ा में। माल खेराड़ की बात कर लें, मालपुरा टोक से जहाजपुरा भीलवाड़ा तक हो जाएगा। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। बांगड़ क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। डांग अलवर करौली आ जाता था। कांठल प्रतापगढ़। मेवात की बात कर ले तो अलवर भरतपुर आता था। विराटनगर बैराट को कहते थे। कोठी धौलपुर को कहते थे। मांड जैसलमेर को कहते थे। सीवी मेवाड़ को कहते थे। और श्रीमाल बाड़मेर के नाम से जाने जाते थे। ये जितने मेरे को याद थे मैंने सारा आपको बता दिए। और वल क्षेत्र एक बच गया, जो मांड और वल क्षेत्र है ना, ये प्राचीन काल में जैसलमेर जिले को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? भाई जैसलमेर जिले को कहा जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका जो संबंध था वो जयनारायण व्यास से था। ऑप्शन नंबर जयनारायण व्यास से था, ठीक है, जयनारायण व्यास से था। जयनारायण व्यास की 2 तो किताबें थी, 3 समाचार पत्र थे। एक तो पीप समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी था, एक आगे बाण था जो कि राजस्थानी था, आगे बाण था, ठीक है। एक तो आगे बाण हो गया। आगे बाण के अलावा मैं बात कर लूँ तो एक और समाचार पत्र था, कौन सा? अखंड भारत, जो कि हिंदी समाचार पत्र था। और 2 इनके ग्रंथ, एक तो मारवाड़ की अवस्था, एक तो मारवाड़ की अवस्था और दूसरा पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। मेवाड़ नहीं, मारवाड़ की अवस्था, ठीक है। तो 2 इनके ग्रंथ हैं। ये तथ्य भी आपको याद है। जब मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने करी थी। किसने करी थी भाई? जयनारायण व्यास ने करी थी। कब करी थी? बिल्कुल इसकी बात कर लो तो मई 1931 में करी थी, मई 1931 में। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तोपों की बात कर ले। किलकिला तोप किस दुर्ग से संबंधित है? तो मैंने पहले भी आपको तोपों के बारे में बताया। इसका संबंध जो है मेहरानगढ़
जोधपुर से, ठीक है। इसके अलावा किलकिला तोप, धूड़दानी तोप, गज्जक तोप, नुसरत तोप, नागपल्ली तोप, ठीक है। ये सारी तोपें जो है मेहरानगढ़ किले की तोप है। तो इससे सवाल भी बना हुआ है 2015-16 के अंदर जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधा सीधा छपा था गज्जक, नुसरत, नागपल्ली क्या है। तो उसमें लिखा था मेहरानगढ़ की तोपें और मिठाई के नाम। तो कुछ जो विद्यार्थी थे वो मिठाई के नाम करके आए। गज्जक यानी जो होती है ना अपनी तिलपट्टी को गज्जक कहा जाता है, तो उसके अनुसार उन्होंने वो मिठाई वाले ऑप्शन को सही कर दिया, जबकि सही आंसर था मेहरानगढ़ की तोप है, ठीक है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया था। कब करवाया? 1459 में करवाया गया था, ठीक है। 1459 में करवाया गया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राचीनतम जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो गोसुंडी से प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और इसमें जो आपको जानकारी मिलती है तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म की प्राचीनतम जानकारी मिलती है। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता जिलों वाला कौन सा समूह सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 12 है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालोर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इन जिलों के अंदर पीने के पानी में फ्लोराइड की जो सांद्रता है वो सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। यानी सर्वाधिक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य था। इसके अलावा कुबर पट्टी कहाँ है राजस्थान में? तो कुबर पट्टी में आपको पहले बता चुका हूँ। कुबर पट्टी कहाँ पड़ती है? कुबर पट्टी जो पड़ती है राजस्थान में कहाँ पड़ती है? अजमेर और नागौर के मध्य जो है कुबर पट्टी राजस्थान में पड़ती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने मेवाड़ के निम्न शासकों में, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही कर्मिक कालक्रम है, ये आपको बताना है। हमीर, सैतर सिंह, लक्ष्य सिंह, सैतर सिंह, हमीर, लक्ष्य सिंह, मोकल, और लक्ष्य सिंह, मोकल, हमीर, सैतर सिंह, मोकल, सैतर सिंह और हमीर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आए थे राणा हमीर। राणा हमीर का जो कार्यकाल था वो था 1326 से, देखो 1326 से लेकर 1364 तक, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप्शन में देखो का हमीर फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट। इसके बाद जो आए थे वो सैतर सिंह आए थे, वो 1364 से 1382, ठीक है, 1382। इसके बाद आगे बात कर लें तो लक्ष्य सिंह यानी राणा लाखा का जो कार्यकाल था, राणा लाखा का जो कार्यकाल था वो 1382 से लेकर 1421, 1382 से लेकर 1421। इसके बाद बात कर लें महाराणा मोकल की, तो 1421 से लेकर 1433, ठीक है। तो ये मैंने सारा आपको रूलिंग पीरियड बता दिया। इसके हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, ये आपको बताना कि कौन सा सुशीर वाद्य नहीं। सुशीर वाद्य मतलब आप समझ गए होंगे कौन सा सुशीर वाद्य नहीं, मतलब आपका ये जो फूंक देकर जो बजाने वाला यंत्र है वो कौन सा नहीं है आपको बताना, ठीक है। अलगोजा, रवाज, मशक और नड़। देखो अलगोजा जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी बिल्कुल सुशीर वाद्य यंत्र है। मस्क ये भी फूंक दे के बजाया जाता है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। नड़ जो कि कर्णाभील का वाद्य यंत्र है, जो कि राजस्थान में जैसलमेर के कर्णाभील से बहुत बजाते हैं। नड़ का जो जादूगर कहा जाता है वो कर्णाभील को ही कहा जाता है। अब रवाज की अपन बात कर लें तो रवाज जो है ना ये तत्व वाद्य यंत्र भी, रवाज कैसा है? तत्व वाद्य यंत्र। ये सारंगी के समान ही वाद्य यंत्र जिसे गज के स्थान पर नखे यानी नाखून के प्रयोग से बजाया जाता है। इसमें तारों की जो संख्या होती है टोटल 12 तार होते हैं। भाई रवाज में कितने तार होते हैं? 12 तार होते हैं। तथ्य भी आपको याद रखना, ठीक है। 4 तार होते हैं जो कि तांत के होते हैं, और इसमें घट के जो तारसन होती है वो रस्सी की बनी होती है। 8 तार जो होते हैं तरबों के होते हैं, ठीक है। 8 तार किसके होते हैं? तरबों के होते हैं। इसमें मेवाड़ के जो भाट और राव होते हैं ना उसका सर्वाधिक मतलब अधिक प्रयोग करते हैं। किसका? रवाज वाद्य यंत्र का। किसका? रवाज वाद्य यंत्र का। वापस से मैंने बता दी, इसमें तारों की संख्या जरूर याद रखना, 12 तार होते हैं। जबकि रावण हत्था में कितने तार होते हैं? रावण के सिर होते हैं 10, रावण हत्था में जो तार होते हैं वो 9, ठीक है। रावण हत्था में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। रावण के सिर कितने होंगे? 10। तो इस तरह आप याद रख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर अपन देख लेते क्या क्या है।
सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका, कौन सा ऑप्शन है? पहला जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मरु क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण। दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा जल क्षेत्र आजीविका सुधार। तीसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। चौथा जो सही आंसर हो जाएगा सत्कार है पर्यटन क्षेत्र। तो 15 का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जल क्षेत्र और आजीविका सुधार। ठीक है, जल क्षेत्र और आजीविका सुधार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत अपन जायका के बारे में जान लेते हैं, भाई जायका का क्या है मामला। तो जायका का जो मामला उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अपन देखते हैं जायका का फुल फॉर्म क्या है, कि जायका का पूरा नाम क्या है। तो जायका का जो पूरा नाम है वो बिल्कुल अपन देख लेते हैं क्या है। तो जायका का जो पूरा नाम है वो क्या है, ठीक है। तो जायका का जो पूरा नाम है जापान, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है, कोऑपरेशन एजेंसी, ये आपको याद रखना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जापान की जो कि जायका का फुल फॉर्म है। और जायका किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना या जायका द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। इसकी जो अवधि 2016 से लेकर अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इसमें 25 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, जो छोटी छोटी सिंचाई परियोजना है उनका पुनर्वास और नवीनीकरण किया जाएगा। तो इसमें 137 जो परियोजना उनका पुनर्निर्माण या नवीनीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसके अलावा जायका का काम कर रही है। तो इसके अलावा जायका जो काम कर रही है वो राजस्थान के वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण, यानी इसमें भी जायका द्वारा वित्त पोषित है। ये अक्टूबर 2011 से लेकर मार्च 2011 तक था, ये खत्म भी हो चुका, लेकिन इसमें 15 जिले थे, 15 जिले और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, वन क्षेत्र और वनों पर निर्भर जो लोग थे उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाना था, ये इसका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा जायका राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना में भी जायका का वित्त पोषित है। और ये कहाँ चल रही है, नागौर में चल रही है। जनवरी 2013 से जनवरी 2022 के मध्य से चली थी, ये भी आपको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई परियोजना में जो पेयजल वितरण था ना, उसमें जल में जो बीमारियां जनित कमी और प्रभावित कुशल फ्लोरोसिस का जो उन्मूलन करना था और फ्लोरोसिस का नियंत्रण और रोकथाम करना ही इसका उद्देश्य था। इसके अंदर 120 गाँव थे, ठीक है, 120 गाँवों को शामिल किया गया था इस परियोजना के अंदर। तो ये मैंने जायका जो कि राजस्थान के 3 क्षेत्रों में, तो राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना में भी है। इसके अलावा राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना के अंदर भी है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो क्या हो जाएगी अपनी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने के उल्लेख महाभारत काल में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना विंसेन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, विंसेन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कालीबंगा की मैं बात कर लूँ तो कालीबंगा सभ्यता बिल्कुल कहाँ मिली थी, गग्गर नदी के किनारे मिली थी, हनुमानगढ़ में मिली थी। इसकी उत्खनन किसने किया था, अमनालन घोष ने 1952। जबकि उत्खनन बीबी लाल और बीकी थापर ने 1961 से 1969 तक, ठीक है, के मध्य हुआ था। या भूकंप के साक्ष्य भी मिले आपको, या ऊँट की हड्डियाँ भी मिली, खोपड़ी में 6 छेद मिले, 7 अग्निवेदियाँ मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, ठीक है, और जले हुए चावल के साक्ष्य मिले आपको, और अंडाकार कुएँ मिले, बेलनाकार मोहर आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महान सीमावृंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ठीक है, ये आपको बताना है। महान सीमावृंश जो कि राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोटा, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा, 17। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, बस आपको याद रखना, ठीक है, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता मान सीमावृंश। कोटा से भी गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से, सवाईमाधोपुर से भी गुजरता, ठीक है, इसके अलावा बूंदी से भी गुजरता है और करौली से भी गुजरता है, ठीक है, ये तथ्य आपको याद रखना। तो भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बर परवेरिया शिवपुर देवबारी सुराह का संबंध है। तो ये क्या है, ये भाई दर्रे हैं, क्या है, दर्रे हैं। दर्रे किसे कहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो संकीर्ण मार्ग होते हैं ना, बिल्कुल सकड़े जो मार्ग होते हैं उसे दर्रा के नाम से जाना जाता है। और ये जो दर्रे है ब्यावर अजमेर के दर्रे, सारे दर्रे कहाँ के दर्रे है भाई, ब्यावर अजमेर के दर्रे है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ललित ललाम के जो ग्रंथ के जो लेखक है वो मतीराम है भी, कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी इनकी जो रचना आपको याद रखनी है, एक तो फूल मंजरी है भी, कौन सी है, फूल मंजरी, ठीक है, फूल मंजरी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फूल मंजरी के अलावा रसराज, कौन सी हो जाएगी, रसराज, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सतसई, कौन सी हो जाएगी, सतसई, ये भी आपको याद रखना। ललित ललाम हो गया,
एक रसराज होगी, एक फूल मंजरी होगी, एक सतसई होगी। ये जो रचनाएं हैं ये मतीराम जी की है, ठीक है। तो ये रचनाएं भी आपको याद रखनी, नेक्स्ट एग्जाम में ये रचनाएं भी पूछी जा सकती है। राजस्थान में 2001 से 11 में दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका श्री गंगानगर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे कम जो जनसंख्या दर वाला था वो 10%, कितनी थी, 10%। इसके बाद सबसे कम जो था झुंझुनू था, झुंझुनू की कितनी दशकीय वृद्धि रही, 11.7%। इसके बाद जो था पाली था, पाली की कितनी थी भी, 11.9% थी। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले बता देता हूँ आपको, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 जिलों की बात करते हैं। बाड़मेर जो कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला, कितना, 32.5, कितनी है, 32.5। उसके बाद जैसलमेर की कितनी हो जाएगी, तो 31.8, कितनी हो जाएगी भाई, 31.8। इसके अलावा जोधपुर की बात कर लो तो जोधपुर की कितनी हो जाएगी, 27.7, कितनी हो जाएगी भाई, 27.7, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात कर ले तो पहले मैंने आपको बताया था श्री गंगानगर 10% हो गया। उसके बाद आपका झुंझुनू हो जाएगा 11.7, झुंझुनू कितना हो जाएगा, 11.7, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ पाली तो 11.9 हो जाएगा, पाली कितना हो जाएगा, 11.9, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑल ओवर अपन वृद्धि दर की बात करें राजस्थान की तो कितनी थी दशकीय वृद्धि दर, तो 21.3 थी, आपको याद रखना कितनी थी, 21.3%, कितनी थी भाई, 21.3%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर बात कर लो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एग्जाम में पूछ लें भी ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही तो किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तथ्य आप जरूर याद रखना। 2 इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम अच्छे लेवल के एग्जाम RS वगैरह या शानदार जो लेवल होगा ना वह पूछा ही जाएगा। 19% थी भी, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% थी, जबकि शहरी 10 की वृद्धि दर जो थी वो 29% थी, ठीक है। शहरी जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना था, 29%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का जो 10 की वृद्धि दर था वो 19% था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुसुम्बा क्या है। तो कुसुम्बा क्या है, बिल्कुल कुसुम्बा क्या है, विवाह का संस्कार है या फिर व्यंजन है या अफीम एवं शराब है या परंपरागत हथियार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, अफीम और शराब, ठीक है। अफीम और शराब से संबंधित है कुसुम्बा, ठीक है। कुसुम्बा क्या है भाई, अफीम एवं शराब से संबंधित है। ये तथ्य आपको याद रखना है, वापस एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा अगली बात कर ले अपन, किस शासक ने राजस्थान में यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भोपाल सिंह ने। किसने, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल सिंह, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण की अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। और कितना समय लगा था, 8 साल 7 महीने 14 दिन, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। पहला चरण कब हुआ था, पहला चरण जो हुआ था अपना हुआ था 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को हुआ था। नाम क्या था, मत्स्य संघ था, ठीक है। क्या नाम था भाई, मत्स्य संघ। मैं आपको पहले से बताया था 1948 में जो हुए थे 3 चरण हुए थे, 1949 में जो हुए थे 2 चरण हुए थे अपने, ठीक है। 1950 में 1 चरण हुआ था, ठीक है। और 1956 में 1 चरण हुआ था। इस तरह टोटल 7 चरण हुए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके मैं प्रधानमंत्री भी बता देता हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री था कौन था, बिल्कुल प्रथम चरण का जो प्रधान शोभाराम कुमावत था। दूसरे चरण की बात कर ले तो गोकुलाल असावा था। तीसरे चरण की बात कर ले माणिक्यलाल वर्मा था। चौथे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री बना था राजस्थान के एकीकरण में तो वो हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफ्रिका की स्थापना कब की गई। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसे डिलीट किया गया। क्यों डिलीट किया गया कि देखो ऑफिशियल साइट पे मिलती है आपको 1987, जबकि गाइडों में आपको मिलती है 1985, जबकि सही जो है ना 1987 ही ऑथेंटिक है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। आफ्रिका की जो स्थापना है 1987 में हुई है, ठीक है। ऑफिशियल साइट पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। तो बिल्कुल सोमल देवी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजयराज की जो पत्नी थी, अजयराज चौहान की जो पत्नी थी सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। और अजयराज चौहान ने अजमेर बसाया था, कब बसाया था, 1113 ईस्वी में, ठीक है। अजमेर की स्थापना करी थी, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। अजमेर का जो संस्थापक है वो भी अजयराज ही है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
डड की उपबोली किस भाषा से संबंधित है, ये आपको बताना कि डड की जो उपबोली है किस भाषा से संबंधित है, ये आपको बताना। तो देखते हैं किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। राजस्थान की बोलियों की अपन बात कर लेते तो देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बोली जाती है वो मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी बोली जाती है। जबकि मध्य पूर्वी राजस्थान, देखो मैप से बता देता हूँ मैं आपको, पश्चिमी राजस्थान वाले जो एरिया में बोली जाती है ना, एक तो मारवाड़ी होगी, मेवाड़ी होगी, वागड़ी, शेखावटी होगी। जबकि मध्य पूर्वी राजस्थान की बात कर ले यहाँ की, तो ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली जाती है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की बात कर ले तो मेवाती और अहिरवाटी, मेवाती और अहिरवाटी बोली जाती है। जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात कर ले, इधर और दक्षिणी की, ठीक है, तो निम्बाड़ी और मालवी और वागड़ी बोली जाती है। भी कौन सी? निम्बाड़ी, मालवी और वागड़ी बोली जाती है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना। पश्चिमी राजस्थान में देखो शेखावटी, और जोधपुर में जो कि खड़ी राजस्थान, तो डटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खेराड़ी, ये सारी बोलियाँ जो कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा ढूंढाड़ी की उपबोली के ऊपर बात कर ले तो तोरावटी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावटी, चौरासी, नागर चोली, ये जो है पूर्वी राजस्थान की जो कि ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ है। तो ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य था मैंने आपसे बता दिया है आपको। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमीर रासो जोधराज जी का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जोधराज और सारंगधर, ठीक है। बिसलदेव रासो नरपति नाले, बिल्कुल सही हो जाएगा। संगत रासो गिरधरास्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और खुमान रासो जो है ना वो दलपत विजय का जयनायक का नहीं है। जयनायक की जो किताब है वो कौन सी है? पृथ्वीराज विजय लिखी थी। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने? पृथ्वीराज विजय लिखा था। खुमान रासो के जो रचनाकार है वो दलपत विजय है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो परमाल रासो के जो रचयिता कौन है? वो जगनीक है। कौन है भाई? जगनीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सोमपुरा शैली जानी जाती है, तो सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है आपको बताना। तो सोमपुरा शैली जो जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए, स्थापत्य के लिए। तो 27 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की निम्न नदियों में विचार कीजिए। तो राजस्थान की जो नदियां हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, उनके बारे में आपको विचार करना। माही नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी, लूणी नदी। तो देखो इसमें चंबल को छोड़ दो, बाकी सारी अरब सागर में जा रही है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। माही नदी का उद्गम स्थल जो कि मध्य प्रदेश के अम्मोरी जिले के महद झील से होता है। चंबल नदी के जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, साबरमती जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? उदयपुर की जो डेपर झील है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। लूणी नदी की बात कर लूँ तो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। ये तथ्य भी आपको याद रखने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते ही उद्गम स्थल पूछा ही जाता है नदियों का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में था, ये आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो कौन सा हो जाएगा? 29 के अपन देख लेते हैं। जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ। राजस्थान में देखो ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है जयपुर के अंदर है। ठीक है, कितनी है भाई? 31.54 लाख है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो डूंगरपुर की कितनी? 93.6। वापस से बता रहा हूँ भाई, संख्या के अंदर जो जनसंख्या ग्रामीण सबसे ज़्यादा जो है वो जयपुर की है 31.54 लाख, जबकि प्रतिशत में सर्वाधिक जो डूंगरपुर है 93.6 लाख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो जैसलमेर की अभी कितनी है? 5.80 लाख है। और अनुपात में न्यूनतम बात कर ले तो कोटा की है कितनी है? 39.7। एक बार वापस से बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं होगा। अपन बात कर रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में है, प्रतिशत के मामले में डूंगरपुर में 93.6, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले सर्वाधिक तो जयपुर में होगी, न्यूनतम जैसलमेर में 5.80 लाख, और प्रतिशत के मामले में न्यूनतम कोटा में है 39.7%। शहरी जनसंख्या की अपन बात कर लेते हैं। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में 34.71 लाख है, और शहरी जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक जो है वो कोटा के अंदर है 60.30%,
और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ में भी कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बताया है। और प्रतिशत के मामले में सबसे कम जो डूंगरपुर में 6.7%। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बाब बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, बाब बोल्डर बेड जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है बिल्कुल आपको बताना। तो आज ये जो बाब बोल्डर जो बेड है ना, ये बाब बोल्डर बेड जो आपका कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज देखो राजस्थान के मैं इंपॉर्टेंट तथ्य की आपसे बात करने वाला हूँ। राजस्थान के अंदर देखो जो जियोलॉजिकल सर्वे की जो साइट है ना, 12 साइट है। जियो हेरिटेज साइट जिसे कहा जाता है ना, वो 12 साइट है राजस्थान में। जावर उदयपुर में, याद रखना 12 साइटें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जावर उदयपुर, दूसरा रामगढ़ क्रेटर 12, रामगढ़ क्रेटर 12 सबसे नवीनतम जियो हेरिटेज साइट है राजस्थान की। इसके अलावा आकल फॉसिल वुड पार्क जैसलमेर हो जाएगा। जोधपुर ग्रुप मालानी आगानी चट्टाने जोधपुर हो जाएगा। वेल्डेल टफ जोधपुर में हो जाएगा। स्ट्रोमटोलाइट पार्क जामरकोटड़ा उदयपुर, और स्ट्रोमटोलाइट पार्क एक भोजुंडा चित्तौड़, 2 जगह है, दोनों ही जियो हेरिटेज साइट है अपनी। ठीक है, एक तो स्ट्रोमटोलाइट जामरकोटड़ा उदयपुर, एक स्ट्रोमटोलाइट भोजुंडा चित्तौड़। एक ग्रैंड बाउंड्री फोर्ट, ये सत्तूर बूंदी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सत्तूर बूंदी में। एक गोशाण राजपुर दरीबा राजसमंद, सेंड्रा ग्रेनाइट पाली, बार कोंगले मेरठ पाली, और नेफेलाइन साइनेट किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, तो ये 12 जियोलॉजिकल जो साइट है वो मैंने बता दी है। बाब बोल्डर बेड आपका कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि मैंने आपसे शेयर किए थे। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अगर नए हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।